नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण धारा न्यू मार्क्सिज्म यानी नव मार्क्सवाद के ऊपर चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किस तरीके से करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों के अंतर्गत नव मार्क्सवाद से संबंधित प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं और उन विद्वानों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के अंतर्गत क्या योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव मार्क्सवादी सिद्धांत, न्यू मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत इससे पहले के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने मार्क्सवादी सिद्धांत की महत्वपूर्ण धाराएं डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, न्यू ग्राम्सियनिज्म और क्रिटिकल थ्योरी के सिद्धांतों पर चर्चा की। हालांकि ये सभी सिद्धांतकार कहीं न कहीं नव मार्क्सवाद की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन इस व्याख्यान के अंतर्गत हम नव मार्क्सवादी सिद्धांतों के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण विद्वानों के संबंध में चर्चा करेंगे। ये तीन महत्वपूर्ण विद्वान हैं बिल वारन, जस्टिन रोजेनबर्ग और बेनो टेस्के। ये जो तीन विचारक है बिल वारन, जस्टिन रोजेनबर्ग और बेनो टेस्के, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने के लिए अपने विचारों को सीधा मार्क्स का जो लेखन है, कार्ल मार्क्स का जो लेखन है, उससे प्रत्यक्षतः आइडिया को प्राप्त करते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ये नव मार्क्सवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते समय मार्क्स की जो ओरिजिनल राइटिंग है, कार्ल मार्क्स का जो मूल लेखन है, उससे अपने विचारों को प्राप्त करते हैं और उन विचारों का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। मार्क्सवाद के भीतर जो समकालीन धाराएं विकसित हुई, जैसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, इन अन्य समकालीन धाराओं की ये सिद्धांतकार आलोचना और विश्लेषण करने का भी प्रयास करते हैं। इनका मानना है कि मार्क्स के बाद के जो भी विद्वान हुए, उन विद्वानों ने या तो मार्क्स को गलत समझा या इन्होंने कार्ल मार्क्स की गलत व्याख्या प्रस्तुत की। पहला नव मार्क्सवादी विद्वान है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत बिल वारन। बिल वारन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत साम्राज्यवाद और तीसरी दुनिया के अंतर्गत पूंजीवाद के उदय का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। बिल वारन एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट विद्वान है और बिल वारन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के अंतर्गत विश्लेषण करने के लिए, वह है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अग्रणी, इंपेरियलिज्म पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म। यह पुस्तक 1980 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। बिल वारन की 1978 के अंतर्गत मृत्यु हो चुकी थी और बिल वारन की मृत्यु के पश्चात 2 साल बाद में यह पुस्तक है वो 1980 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। बिल वारन ने कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के विश्लेषण का इस्तेमाल निर्भरता एवं विश्व व्यवस्था के कुछ केंद्रीय विचारों की आलोचना करने के लिए किया। बिल वारन कार्ल मार्क्स का जो पूंजीवाद के संबंध में विश्लेषण था या उपनिवेशवाद के संबंध में जो कार्ल मार्क्स का विश्लेषण था, उन प्रत्यक्ष विचारों का इस्तेमाल करके बिल वारन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के कुछ जो सेंट्रल आइडिया है, कुछ केंद्रीय विचार है, उनकी आलोचना करने का प्रयास करता है। इसके अलावा बिल वारन लेनिन के दृष्टिकोण को भी खारिज करता है। लेनिन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक और उसका एक महत्वपूर्ण विचार था इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। बिल वारन ने लेनिन के इस आइडिया को खारिज किया, जहां लेनिन साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था के रूप में विश्लेषित करता है, वहीं बिल वारन साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के अग्रणी के रूप में
विश्लेषण करने का प्रयास करता है। बिल वार्न ये कहता है कि लेनिन ने मार्क्स को आनुभविक दृष्टि से, एम्पिरिकल दृष्टि से और थ्योरेटिकल दृष्टि से यानी सैद्धांतिक तरीके से, दोनों तरीकों से समझने में गलती की है। बिल वार्न का मानना है कि पूंजीवाद का जो विश्लेषण है, अधिकांश सिद्धांतकारों ने, कार्ल मार्क्स ने जो पूंजीवाद का विश्लेषण किया, अधिकांश बाद के सिद्धांतकारों ने उस पूंजीवाद की कुछ सरल व्याख्या करने का प्रयास किया। लेकिन पूंजीवाद के संबंध में बिल वार्न का मानना है कि मार्क्स का जो विश्लेषण था वह सरलीकृत, एक तरफ निंदा से कहीं अधिक था। यानी कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की निंदा तो की, कार्ल मार्क्स ने माना कि पूंजीवादी जो समाज है वह अमानवीय समाज है, इससे मानवीयता को खतरा उत्पन्न होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के विश्लेषण के समय इससे कहीं और आगे भी बढ़ता है और कार्ल मार्क्स पूंजीवाद को अमानवीय अवस्था मानने के साथ साथ यह भी मानता है कि पूंजीवाद है वो मानव विकास में एक आवश्यक चरण भी है, एक आवश्यक अवस्था भी है। जब तक पूंजीवाद नहीं आएगा तब तक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना भी नहीं होगी। तो हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को अगर एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में लें, हालांकि बिल वार्न ने भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के इसी उदाहरण का इस्तेमाल करके पूंजीवाद का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। बिल वार्न ये कहता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का उदाहरण अगर देखें तो मार्क्स ने पूंजीवाद को मानव विकास में एक आवश्यक चरण माना है। यानी समाजवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि पूंजीवाद है वो सामंतवाद को समाप्त करता है और सामंतवाद को समाप्त करने के बाद में जब पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना होती है तो पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से ही समाजवाद की स्थापना की नींव रखी जाती है। तो कार्ल मार्क्स का जो चिंतन है, कार्ल मार्क्स ने जिस तरीके से पूंजीवाद का विश्लेषण किया, कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज की अमानवीयता को बलपूर्वक इंगित करने के अलावा कार्ल मार्क्स इसकी महान गत्यात्मकता से भी अवगत था। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का जिस तरीके से विश्लेषण किया, मार्क्स ने ये माना कि पूंजीवादी जो समाज है वह अमानवीय समाज है। पूंजीवाद के अंतर्गत बल का इस्तेमाल किया जाता है, पूंजीवाद अलगाव की ओर अग्रसर होता है, लेकिन इसके साथ साथ पूंजीवाद है वो विकास का एक आवश्यक चरण भी है, क्योंकि समाजवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद के अंतर्गत ही तैयारी की जा सकती है। मार्क्स का तर्क था कि उपनिवेशों में उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा पूंजीवाद की शुरुआत को एक सकारात्मक विकास माना जाना चाहिए। मार्क्स ने उपनिवेशवादी देशों के अंतर्गत, उपनिवेशों के अंतर्गत जो उपनिवेशवादी शक्तियां थी उनके द्वारा उपनिवेशों के अंतर्गत जिस तरीके से पूंजीवाद की शुरुआत की गई थी तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत, मार्क्स ने इस उपनिवेशवाद को सकारात्मक विकास के रूप में देखने का प्रयास भी किया था। हालांकि कार्ल मार्क्स उपनिवेशवाद का समर्थक कतई नहीं है, लेकिन उपनिवेशवाद का विरोधी होने के साथ साथ मार्क्स ने यह भी तर्क दिया था कि तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत जो उपनिवेश है वहां पर उपनिवेशवादी शक्तियों के द्वारा पूंजीवादी विकास किया जा रहा है। लेकिन ये जो पूंजीवादी विकास किया जा रहा है यह उपनिवेशवादी शक्तियों की भलाई को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है, लेकिन अनजाने के अंतर्गत उपनिवेशों के अंतर्गत भी कुछ भौतिक कल्याण की शुरुआत भी इन देशों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो मार्क्स का यह तर्क था कि ये जो उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा उपनिवेशों के अंतर्गत पूंजीवाद की जो शुरुआत है, पूंजीवाद की जो शुरुआत हुई, इसने उत्पादन की प्रक्रिया को उपनिवेशों यानी तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत बदलने का प्रयास किया, उत्पादन की प्रक्रिया को बदला, इसने सामंतवाद को समाप्त किया और वर्ग संघर्ष को तीव्र करने के अंतर्गत भी ये उपनिवेशवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साम्राज्यवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल वारेन के अनुसार पूंजीवाद उत्पादन के साधनों को तेजी से विकसित करके
और समाजवाद के भविष्य के संक्रमण के लिए एक शहरी श्रमिक वर्ग के उद्भव को सुविधाजनक बनाने के द्वारा परिधि में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को पूरा कर रहा था। बिल वॉरेन का ये मानना है कि तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत साम्राज्यवाद के माध्यम से पूंजीवाद की स्थापना हुई और इस पूंजीवादी व्यवस्था ने पूंजीवाद ने उत्पादन के साधनों को तेजी से विकसित किया और इसी के माध्यम से समाजवाद के जो भविष्य के अंतर्गत समाजवाद की स्थापना की जाएगी, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर जो संक्रमण होगा, इसके लिए इस पूंजीवाद ने शहरी श्रमिक वर्ग के उद्भव को भी सुविधाजनक बनाने के अंतर्गत परिधि के देशों के अंतर्गत अपनी ऐतिहासिक भूमिका निर्वहन किया। इसलिए बिल वॉरेन ये कहता है कि साम्राज्यवाद है ये पूंजीवाद के अग्रणी के रूप में है। साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अग्रणी अवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि लेनिन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था के रूप में देखा जाए। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि लेनिन का जो विश्लेषण था साम्राज्यवाद के संदर्भ में कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद के माध्यम से विकसित देशों ने विकासशील देशों के अंतर्गत, अल्प विकसित देशों के अंतर्गत यानी परिधि के देशों के अंतर्गत केंद्र के देशों के द्वारा शोषण को बढ़ावा दिया गया। और लेनिन ने ये कहा कि ये जिस तरीके से साम्राज्यवाद के रूप में शोषण किया जा रहा है, इससे तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत किसी भी तरह का भौतिक कल्याण है वो नहीं हो सकता। तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत कभी भी पूंजीवाद की स्थापना होना संभव नहीं है। इस कथन का बिल वॉरेन खंडन करता है और बिल वॉरेन ये कहता है कि तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत साम्राज्यवाद के माध्यम से पूंजीवाद की नींव रखी गई और यही पूंजीवाद तीसरी दुनिया के देशों के साथ साथ दुनिया भर में भौतिक कल्याण में एक उल्लेखनीय सुधार लाया। यानी साम्राज्यवाद के माध्यम से तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत, परिधि के देशों के अंतर्गत पूंजीवाद की स्थापना हुई और इस पूंजीवाद के माध्यम से, साम्राज्यवाद के माध्यम से भौतिक कल्याण में एक उल्लेखनीय सुधार भी लाया गया। इस दृष्टिकोण को भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बिल वॉरेन का ये मानना है कि जब पूंजीवाद की स्थापना होती है तो इसका कुछ लागत भी चुकाना पड़ता है। यह दर्द रहित प्रक्रिया नहीं हो सकती। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि पूंजीवाद अमानवीय है, पूंजीवादी व्यवस्था अमानवीय व्यवस्था है, पूंजीवादी समाज अमानवीय समाज है, लेकिन फिर भी समाजवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद की स्थापना करना अनिवार्य है। तो बिल वॉरेन ये कहता है कि इस साम्राज्यवाद के माध्यम से जिस तरीके से परिधि के देशों में पूंजीवाद की स्थापना हुई, इस पूंजीवाद के माध्यम से परिधि के देशों में सुधार के तीन मुख्य रूप थे। यानी भौतिक कल्याण के अंतर्गत जो इन देशों के अंतर्गत वृद्धि हुई, उसके अंतर्गत स्वास्थ्य की सुविधाओं में विकास हुआ, बेहतर शिक्षा पद्धति का विकास हुआ, परिधि के देशों के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत बढ़ोतरी देखने को मिली। स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ने के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई, मृत्यु दर में कमी आई, जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत वृद्धि भी हुई है और लोगों की उपभोक्ता वस्तुओं तक अधिक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। वॉरेन का सुझाव यह भी था कि डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी द्वारा जो दर्शाई गई उत्तर दक्षिण संबंधों की तस्वीर है, यह तस्वीर भी अपने आप में अधूरी है। जब हमने डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को पढ़ा तो इन सिद्धांतकारों का ये मानना था कि केंद्र के देशों के द्वारा पेरीफेरी के देशों यानी परिधि के देशों, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने ये माना कि केंद्र के देशों के द्वारा परिधि के देशों और अर्ध परिधि के देशों का शोषण किया जा रहा है। यह संबंध हमेशा शोषणकारी संबंध के रूप में विकसित होता है और तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत जो अल्प विकास है, जो अंडर डेवलपमेंट है, उसके लिए केंद्र के देश है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो बिल वॉरेन इस तर्क का खंडन करता है। बिल वॉरेन का ये मानना है कि जब कोर के देशों ने, ये केंद्र के देशों ने, विकसित देशों ने यानी उपनिवेशवादी देशों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की स्थापना की तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत, तो इन्होंने साम्राज्यवाद के माध्यम से
तीसरी दुनिया के अंतर्गत पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया और इस पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत जो भौतिक कल्याण की सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के अंतर्गत भी वृद्धि हुई। तो बिल वॉर्न का ये मानना है कि डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का जो विश्लेषण है उत्तर दक्षिण देशों के संबंधों के संबंध में, इस संबंधों की जो इस विश्लेषण की जो तस्वीर है वो अपने आप में अधूरी है। कहीं न कहीं साम्राज्यवाद ने पूंजीवाद के विकास के अंतर्गत इन देशों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल वॉर्न का ये मानना है कि निश्चित रूप से दुनिया भर में पूंजीवाद की शुरुआत की अपनी लागत है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि पूंजीवाद ने अमानवीय दशाओं को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ भी इसने भौतिक कल्याण की सुविधाओं का विकास भी किया है। समाजवाद की नींव रखने के रूप में भी इसने यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि समाजवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद की स्थापना करना जरूरी है। तो बिल वॉर्न ये मानता है कि निश्चित रूप से दुनिया भर में पूंजीवाद की शुरुआत की अपनी एक लागत है, लेकिन यह अल्प विकास के लिए अग्रणी नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय बिल वॉर्न का यह है कि अल्प विकास के लिए तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत जो अंडर डेवलपमेंट है, ये अल्प विकास के लिए कोर के देश है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं है। कहीं न कहीं तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत साम्राज्यवाद ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया और पूंजीवाद के माध्यम से भौतिक कल्याण की सुविधाओं यानी चिकित्सा की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच है वो लोगों की सुनिश्चित हो पाई है इन उपनिवेशी देशों के अंतर्गत। तो बिल वॉर्न का ये मानना है, बिल वॉर्न मार्क्स का सीधा संदर्भ देते हुए ये तर्क देता है कि हमें उन स्थितियों में पूंजीवाद का विरोध नहीं करना चाहिए जहां पूंजीवादी विकास उत्पादकता के बढ़ते स्तर और जीवन स्तर में सुधार के लिए भौतिक सुधार कर रहे हो, क्योंकि ये समाजवाद के संक्रमण के अग्रदूत के रूप में पूंजीवाद के ऐतिहासिक मिशन का ही हिस्सा है। यानी बिल वॉर्न का ये मानना है, बिल वॉर्न ये तर्क देता है, ये मार्क्स का डायरेक्ट संदर्भ देते हुए ये तर्क देता है कि हमें उन स्थितियों के अंतर्गत पूंजीवाद का विरोधी नहीं होना चाहिए जहां पूंजीवाद है वो विकास उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है, जीवन स्तर में सुधार के लिए भौतिक सुधार करने में प्रमुख योगदान देता है, क्योंकि अगर समाजवाद की ओर बढ़ना है तो पूंजीवाद की स्थापना करना अनिवार्य है और ये पूंजीवाद का एक ऐतिहासिक मिशन है। यानी कहने का मतलब है कि समाजवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद की स्थापना आवश्यक है और साम्राज्यवाद ने तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत पूंजीवाद की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन देशों के अंतर्गत भौतिक कल्याण की सुविधाओं में भी अपना योगदान दिया है। तो अगर हम सारांश के रूप में देखें तो बिल वॉर्न ने लेनिन का जो दृष्टिकोण है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था, जिसके माध्यम से लेनिन ने यह समझाने का प्रयास किया कि साम्राज्यवाद ने तीसरी दुनिया के देशों का शोषण किया है, इन देशों के अंतर्गत पूंजीवाद की स्थापना नहीं हो सकती, सीधा समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण का बिल वॉर्न ने खंडन किया और बिल वॉर्न ने यह कहा कि साम्राज्यवाद ने तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत पूंजीवाद को विकास के अंतर्गत पूंजीवाद को बढ़ावा देने के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। दूसरी बात, डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के जो कोर सिद्धांत है उनका भी बिल वॉर्न ने खंडन किया है। बिल वॉर्न की महत्वपूर्ण पुस्तक इंपीरियलिज्म पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म 1980 है। इसके आइडियाज की हमने चर्चा की। इसके अलावा इसकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें और है, एडवांस कैपिटलिज्म एंड बैकवर्ड सोशलिज्म, ये 1975 के अंतर्गत प्रकाशित हुई, और तीसरी जो पुस्तक है इन्फ्लेशन एंड वेजेज इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये 1977 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है इंपीरियलिज्म पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म, यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अग्रणी अवस्था। यह पुस्तक 1980 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। आपको इसी पुस्तक को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान के अंतर्गत रखना है।
दूसरा सिद्धांतकार है जस्टिन रोजेनबर्ग। जस्टिन रोजेनबर्ग ये एक जर्मन नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार है। जस्टिन रोजेनबर्ग ने पूंजीवाद और वैश्विक सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास किया, यानी कैपिटलिज्म एंड ग्लोबल सोशल रिलेशंस का विश्लेषण करने का जस्टिन रोजेनबर्ग ने नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रयास किया। रोजेनबर्ग मार्क्स के विचारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसकी आलोचना करने के लिए करता है। यानी जस्टिन रोजेनबर्ग प्रारंभिक दृष्टि से यथार्थवादी सिद्धांतों का आलोचक है और वैश्वीकरण सिद्धांत की भी यह आलोचना करता है। इसके जो विश्लेषण का केंद्र बिंदु है वह है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की विशेषताएं और सामाजिक संबंधों का बदलता चरित्र, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत किस तरीके से परिवर्तन आता है और किस तरीके से सामाजिक संबंधों के अंतर्गत परिवर्तन आता है और किस तरीके से सामाजिक संबंधों के अंतर्गत बदलाव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत भी बदलाव देखने को मिलता है। इसका विश्लेषण मार्क्स के विचारों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिन रोजेनबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के अंतर्गत नव मार्क्सवादी सिद्धांत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जस्टिन रोजेनबर्ग प्रारंभिक दृष्टि से यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह तर्क देता है कि यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों का सिद्धांत है ये हिस्टोरिकल है, गैर ऐतिहासिक है। इसके अंतर्गत इतिहास को ध्यान में नहीं रखा गया है। इतिहास की अवहेलना करते हुए यथार्थवादी सिद्धांतकारों ने विश्लेषण करने का प्रयास किया, बिना किसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी समय को ध्यान में रखते हुए, यानी समय और इतिहास की अवहेलना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के अंतर्गत यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। जस्टिन रोजेनबर्ग का यह तर्क है कि यथार्थवादियों ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किया, यथार्थवादियों ने सभी काल और परिस्थितियों के अंतर्गत एक जैसे विचारों के माध्यम से, यानी पावर के माध्यम से, राष्ट्रीय हितों के माध्यम से, अराजकता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विश्लेषण करने का प्रयास किया। यानी इन्होंने इतिहास को किसी भी तरीके से ध्यान में नहीं रखा, किसी भी तरह से काल और परिस्थितियों यानी समय को ध्यान के अंतर्गत नहीं रखा। तो इस प्रकार जस्टिन रोजेनबर्ग ये कहता है कि यथार्थवादी जो सिद्धांत है, रियलिस्ट जो थ्योरी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, ये हिस्टोरिकल है, यानी गैर ऐतिहासिक है और टाइमलेस थ्योरी है, समय निरपेक्ष थ्योरी है। जस्टिन रोजेनबर्ग ये कहता है कि यथार्थवादियों ने ग्रीक और जो इटालियन सिटी स्टेट है इनके बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चरित्र के अंतर्गत एक जैसा ही विश्लेषण किया है। यानी रियलिस्ट का ये मानना है कि जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय संबंध ग्रीक सिटी स्टेट के अंतर्गत संचालित होता था, इटालियन सिटी स्टेट के अंतर्गत भी उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का इन्होंने प्रयास किया। यानी सभी समय के अंतर्गत, सभी अवस्थाओं के अंतर्गत, चाहे वो ग्रीक युग हो, चाहे वो इटालियन सिटी स्टेट का युग हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन का युग हो, यथार्थवादियों ने ये माना कि राज्य पावर के पीछे भागते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत मुख्य जो लड़ाई है वह पावर की लड़ाई है, नेशनल इंटरेस्ट की लड़ाई है, राष्ट्रीय हितों का संघर्ष है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में मौजूद है। लेकिन जस्टिन रोजेनबर्ग इस यथार्थवादी तर्क का खंडन करता है और जस्टिन रोजेनबर्ग ग्रीक और इटालियन नगर राज्यों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषताएं थी, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का चरित्र था, उसके बीच में अंतर का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। जस्टिन रोजेनबर्ग ये कहता है कि जिस तरीके से यथार्थवादियों ने इन दो युगों के बीच कथित समानता का वर्णन किया, यानी ग्रीक और इटालियन सिटी स्टेट के बीच में समानताओं का वर्णन किया यथार्थवादियों ने, ये समानताएं केवल और केवल विशाल ऑप्टिकल भ्रम के समान है, यानी ये केवल एक विशाल भ्रम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
और जस्टिन रोजेनबर्ग ये कहता है कि इन दोनों युगों के बीच में यानी ग्रीक युग और इटालियन सिटी स्टेट का जो युग है इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं थी। दोनों युगों के अंतर्गत जो सामाजिक संबंध थे, जो सोशल रिलेशन थे, वे अलग अलग थे। यानी सामाजिक संबंध दोनों युगों के अंतर्गत अलग अलग थे। उत्पादन के साधन है दोनों युगों के अंतर्गत अलग अलग थे और उत्पादन के जो संबंध है वो भी इन दोनों युगों के अंतर्गत अलग अलग थे। लेकिन यथार्थवादियों ने सामाजिक संबंधों को ध्यान में नहीं रखा, उत्पादन के संबंधों, उत्पादन के साधनों को ध्यान में नहीं रखा। इनकी अवहेलना करते हुए यानी इतिहास की अवहेलना करते हुए, सामाजिक संबंधों की अवहेलना करते हुए यथार्थवादियों ने सभी काल परिस्थितियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक जैसा विश्लेषण करने का प्रयास किया। लेकिन रोजेनबर्ग ये कहता है कि प्रत्येक अवधि के अंतर्गत, ग्रीक युग के अंतर्गत, इटालियन सिटी स्टेट का जो युग है उसके अंतर्गत, इन दोनों युगों की अवधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था का चरित्र था यह पूरी तरह से अलग था। तो रोजेनबर्ग का प्रारंभिक दृष्टि से रोजेनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण के माध्यम से खंडन करने का प्रयास करता है और रोजेनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करता है। यानी एक अल्टरनेटिव अप्रोच है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत देने का प्रयास करता है, जो विश्व राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव को उत्पादन के प्रचलित संबंधों में परिवर्तनों के प्रतिबिंब के रूप में समझता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जस्टिन रोजेनबर्ग एक ऐसे नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकास करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। यह नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण ऐतिहासिक बदलाव को ध्यान में रखता है, उत्पादन के जो संबंध है इसके अंतर्गत किस तरीके से बदलाव होता है और उत्पादन के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत होने वाले बदलावों के अंतर्गत किस तरीके से भूमिका निभाता है, इसको समझाने का प्रयास करता है। और रोजेनबर्ग ये कहता है कि सामाजिक संबंधों का जो पैटर्न है यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ही एक हिस्सा है। जब तक हम सामाजिक संबंधों को नहीं समझेंगे, उत्पादन के साधनों को नहीं समझेंगे, उत्पादन के जो संबंध है उनको नहीं समझने का प्रयास करेंगे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी हम पूर्णतः विश्लेषण नहीं कर सकते। यथार्थवादियों ने जो विश्लेषण किया, यथार्थवादियों ने इन सामाजिक संबंधों के विश्लेषण को वो अपने ध्यान के अंतर्गत नहीं रखा, इसलिए यथार्थवादी सिद्धांतकार गैर ऐतिहासिक यानी ए हिस्टोरिकल और टाइमलेस थ्योरी के दायरे के अंतर्गत आता है। तो जस्टिन रोजेनबर्ग ने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विश्लेषण करने का प्रयास किया। एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो सामाजिक संबंधों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन के संबंधों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन के साधनों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। रोजेनबर्ग के अनुसार समकालीन युग में जो यथार्थवादी सिद्धांत की जो दो केंद्रीय अवधारणाएं हैं, रोजेनबर्ग ये कहता है कि यथार्थवादी सिद्धांत की दो केंद्रीय अवधारणाएं, एक संप्रभुता और दूसरी अराजकता। यथार्थवादियों ने राज्यों की संप्रभुता के ऊपर ध्यान दिया, यथार्थवादियों ने अराजकता की बात की। यानी यथार्थवादियों ने ये माना कि वैश्विक व्यवस्था अराजकतापूर्ण है, राज्यों के ऊपर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, राज्य एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लिप्त होते हैं। तो रोजेनबर्ग ने ये जो यथार्थवादी सिद्धांत की जो दो केंद्रीय अवधारणाएं थी, संप्रभुता की अवधारणा और अराजकता की अवधारणा, रोजेनबर्ग ये कहता है कि मार्क्स के दृष्टिकोण से इन्हें पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है, रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। यानी रोजेनबर्ग यथार्थवाद की दो केंद्रीय अवधारणाओं संप्रभुता और अराजकता को मार्क्स के जो ओरिजिनल राइटिंग है, मार्क्स का जो दृष्टिकोण है, उसके माध्यम से इन दो अवधारणाओं को दोबारा परिभाषित करने का प्रयास करता है। रोजेनबर्ग ये कहता है कि ये जो संप्रभुता और अराजकता की जो विशेषताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, ये किसकी देन है?
यह पूंजीवादी युग की विशेष विशेषताओं को ही प्रदर्शित करती है। यानी ये पूंजीवादी युग की ही देन है। अराजकता और संप्रभुता ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये पूंजीवादी युग की विशेषताओं का ही प्रतिनिधित्व करती है, इनको ही प्रदर्शित करती है। रोजेनबर्ग ये कहता है कि संप्रभुता क्या है, यानी संप्रभुता को मार्क्स के नजरिए से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। रोजेनबर्ग ये कहता है कि संप्रभुता उस प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है जिसमें पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया से राज्य अलग हो गया है। इसके साथ ही राज्य की जो भूमिका है विशुद्ध रूप से राजनीतिक हो गई है। यानी कहने का अभिप्राय रोजेनबर्ग का यह है कि संप्रभुता का क्या मतलब है? संप्रभुता का मतलब है कि पूंजीवादी अवस्था के अंतर्गत राज्य है ये उत्पादन की प्रक्रिया से अलग हो गया है। इससे पहले की अवस्थाओं के अंतर्गत राज्य उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत संलग्न था, यानी उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से राज्य भूमिका निभाते थे। लेकिन पूंजीवादी अवस्था के साथ, पूंजीवाद की शुरुआत के साथ राज्य ने अपने आप को उत्पादन की प्रक्रिया से अलग कर लिया है। अब राज्य प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत भागीदारी नहीं करता, बल्कि राज्य की जो अब भूमिका है वो शुद्ध रूप से अब पॉलिटिकल हो गई है, शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गई है। तो इस तरीके से संप्रभुता को रोजेनबर्ग रीडिफाइन करने का प्रयास करता है। रोजेनबर्ग ये कहता है कि अब राज्य उत्पादन के प्रबंधन के अंतर्गत तो शामिल है, राज्य उत्पादन का प्रबंधन तो करता है, मैनेजमेंट तो करता है, लेकिन जो अतिरिक्त मूल्य की जो प्रक्रिया है, जो सरप्लस वैल्यू की जो प्रोसेस है, उसके अंतर्गत अब राज्य प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। जबकि इससे पहले के जो युग थे उसके अंतर्गत राज्य उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से शामिल था। अब राज्य प्रत्यक्ष रूप से शामिल न रह के अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है। अब राज्य की जो शुद्ध रूप से भूमिका है यह राजनीतिक हो गई है। लेकिन रोजेनबर्ग ये कहता है कि राज्य की भूमिका राजनीतिक होने के साथ राज्य के चरित्र में कोई बहुत बड़ा बदलाव है वो नहीं आया है, बल्कि राज्य अब प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत भागीदारी नहीं करता, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य अब भी उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत भागीदारी करता है। यह उत्पादन का प्रबंधन करने का अब भी प्रयास करता है। तो इस तरीके से रोजेनबर्ग ये तर्क देता है कि संप्रभु क्षेत्रीय शासन, जो सॉवरेन रीजनल रिजीम की स्थापना हुई और उत्पादन का इसके साथ में अलगाव हुआ राज्य का, अब पूंजीवादी जो इकाइयां हैं अब राज्य नियंत्रण से बहुत अधिक स्वायत्ता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने में सक्षम है। यानी कहने का तर्क यह है रोजेनबर्ग का कि एक तरफ संप्रभु राज्यों की स्थापना हो गई, संप्रभु राज्यों का शासन स्थापित हुआ और इसी के साथ संप्रभु राज्यों का शासन स्थापित होने के साथ में उत्पादन के जो साधन हैं उसके अंतर्गत राज्य की जो प्रत्यक्ष भूमिका थी उससे राज्य अलग हो गया है। तो अब जो पूंजीवादी इकाइयां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय निगम हैं, अब ये प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत नहीं रह गए हैं। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां, पूंजीवादी जो इकाइयां हैं, यह राज्य के नियंत्रण से स्वायत्त होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने में सक्षम हो गई है। तो संप्रभुता को हमें इसी संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो यथार्थवाद का सिद्धांत था, अराजकता का सिद्धांत, रोजेनबर्ग अराजकता के सिद्धांत को भी मार्क्स के नजरिए से पुनः परिभाषित करने का प्रयास करता है। रोजेनबर्ग ये कहता है कि पूंजीवाद के मार्क्स के विश्लेषण के भीतर अराजकता का सिद्धांत है वो अंतर्निहित है। यानी रोजेनबर्ग का ये तर्क है कि अराजकता का सिद्धांत है ये यथार्थवादियों की देन नहीं है, बल्कि अगर हम मार्क्स का राइटिंग देखें, मार्क्स का लेखन देखें, तो उसके अंतर्गत भी अराजकता के सिद्धांत, अराजकता के प्रिंसिपल को देखा जा सकता है। मार्क्स के विश्लेषण के अंतर्गत भी इसको देखा जा सकता है। तो रोजेनबर्ग का ये मानना है कि अराजकता पूंजीवादी उत्पादन की एक प्रमुख विशेषता है। रोजेनबर्ग क्या कहता है? रोजेनबर्ग ये कहता है कि अराजकता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की देन नहीं है,
बल्कि अराजकता किसकी देन है? अराजकता पूंजीवादी व्यवस्था की देन है, पूंजीवादी उत्पादन की एक प्रमुख विशेषता है। अगर पूंजीवाद को देखें तो रोजेनबर्ग ये कहता है कि सभी जो वेतन भोगी है और पूंजीवादी है, ये आखिरकार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति के अंतर्गत रहते हैं और इन दोनों के ऊपर भी किसी भी प्रकार की कोई सत्ता है वो देखने को नहीं मिलती। यानी सरबराह वर्ग और पूंजीवादी जो वर्ग है, इन दोनों के बीच के जो प्रतिस्पर्धा है उसके संदर्भ में अराजकता को समझने का प्रयास करना चाहिए और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत संघर्ष और युद्ध की स्थिति को समझने का जस्टिन रोजेनबर्ग वो प्रयास करता है। तो इस तरीके से हमने इस जस्टिन रोजेनबर्ग के विचारों के माध्यम से जस्टिन रोजेनबर्ग के जो नव मार्क्सवादी विश्लेषण है, इसमें यह समझने का प्रयास किया कि जस्टिन रोजेनबर्ग मार्क्स के लेखन का इस्तेमाल करते हुए यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना करता है। जस्टिन रोजेनबर्ग यथार्थवाद को और हिस्टोरिकल और टाइमलेस थ्योरी के दायरे के अंतर्गत रखता है और यथार्थवाद की जो दो केंद्रीय विशेषताएं हैं, संप्रभुता और अराजकता की अवधारणा, इनको मार्क्स के विचारों के माध्यम से, मार्क्स के मूल लेखन के माध्यम से दोबारा परिभाषित करने का प्रयास करता है। जस्टिन रोजेनबर्ग का निष्कर्ष यह है कि अराजकता पूंजीवादी संबंधों की ही एक शर्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो सीमित परिस्थितियां हैं उसकी देन नहीं है। तो जस्टिन रोजेनबर्ग ने संप्रभुता और अराजकता इन दोनों प्रिंसिपल्स को पूंजीवादी उत्पादन के भीतर सामाजिक संबंधों के अंतर्गत निहित होने के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया। जस्टिन रोजेनबर्ग की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी, ए क्रिटिक ऑफ रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। यह पुस्तक 1994 के अंतर्गत प्रकाशित हुई और दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है द फॉलीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्योरी। यह पुस्तक 2000 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। तो हमने जस्टिन रोजेनबर्ग का जो नव मार्क्सवादी विश्लेषण है उसको समझने का प्रयास किया। अगला जो नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार है वह है बेनो टेस्के। बेनो टेस्के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत सोशल प्रॉपर्टी रिलेशन, सामाजिक संपत्ति संबंधों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। बेनो टेस्के भी एक जर्मन नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार है। बेनो टेस्के का जो सामाजिक संपत्ति संबंधों का विश्लेषण है यह जस्टिन रोजेनबर्ग के अवलोकन पर ही आधारित है। यानी जो सोशल रिलेशंस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जस्टिन रोजेनबर्ग ने समझाने का प्रयास किया, उसको ही जस्टिन रोजेनबर्ग के लेखन को ही बेनो टेस्के ने भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो बेनो टेस्के सामाजिक संपत्ति संबंधों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख तत्वों और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बीच में जो बदलाव होता है उसमें किस तरीके से बदलाव होता है उसको समझाने का प्रयास करता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि बेनो टेस्के ये कहता है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम और दूसरे इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में जो बदलाव होता है उस बदलाव के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सोशल प्रॉपर्टी रिलेशंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी उत्पादन के साधनों के ऊपर किसका दबदबा है और कौन उत्पादन के साधनों के अंतर्गत निम्न स्थिति के अंतर्गत है, यानी किसके पास उत्पादन के साधन है और किसके पास उत्पादन के साधन नहीं है। ये जो सोशल प्रॉपर्टी रिलेशन है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बदलाव के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम ये समझने का प्रयास करें कि एक इंटरनेशनल सिस्टम से दूसरे इंटरनेशनल सिस्टम की स्थापना कैसे होती है, इनके बीच में बदलाव कैसे होता है, तो हमें सोशल रिलेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। सोशल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही हम एक इंटरनेशनल सिस्टम से दूसरे इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत जो बदलाव होता है उसको समझ सकते हैं। सोशल प्रॉपर्टी जो रिलेशंस का अप्रोच है, सामाजिक संपत्ति दृष्टिकोण है, ये उस तरीके की जांच करता है जिसमें वर्ग संबंध, शोषण के रूप और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण
अलग अलग ऐतिहासिक युगों के अंतर्गत बदल गया है। यानी सोशल प्रॉपर्टी रिलेशन जो अप्रोच है ये किसका विश्लेषण करता है? ये वर्ग संबंधों का विश्लेषण करता है, ये शोषण के अलग अलग रूपों का विश्लेषण करता है, ये उत्पादन के अलग अलग साधनों का विश्लेषण करता है, और ये कहता है कि अलग अलग ऐतिहासिक युगों के अंतर्गत अलग अलग तरह के वर्ग संबंध रहे, शोषण के रूपों के अंतर्गत भी बदलाव आया, उत्पादन के साधनों के अंतर्गत भी बदलाव आया। और ये जो सोशल प्रॉपर्टी जो अप्रोच है, इस दृष्टिकोण के माध्यम से बेनोटेस्के ये कहता है कि सभी भू राजनीतिक व्यवस्थाओं का, सभी जियोपॉलिटिकल सिस्टम्स का अध्ययन किया जा सकता है। यानी सामंतवादी जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कैसे बदलती है, तो हम इसको तभी समझ सकते हैं जब हम सोशल रिलेशन को समझेंगे। दास अवस्था सामंती अवस्था में कैसे बदली, इसको भी तभी समझा जा सकता है जब हम सोशल रिलेशन को समझेंगे, उत्पादन के संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। तो बेनोटेस्के ने जस्टिन रोजेनबर्ग के ही काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बेनोटेस्के का जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण के अंतर्गत एक प्रमुख दावा यह है कि सामंती और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बीच में जो बदलाव हुए, इसमें एक बदलाव की जगह कितने बदलाव हुए? 2 प्रमुख बदलाव हुए। सामान्यतः यह विश्लेषण किया जाता है कि सामंतवादी व्यवस्था है, वो सामंतवादी अंतरराष्ट्रीय अवस्था है, वह किसके अंतर्गत बदली? वह आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत बदल गई। तो एक परिवर्तन की ओर ध्यान ही दिया जाता है, जबकि बेनोटेस्के ये 2 परिवर्तनों के अंतर्गत ध्यान देता है। यह कहता है कि जो पहला बदलाव हुआ वो किसके मध्य हुआ? वह हुआ सामंती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और प्रारंभिक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत किसका दबदबा था? सामंतों का दबदबा था, जबकि प्रारंभिक आधुनिक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। निरंकुश राजतंत्र का प्रभुत्व है वो प्रारंभिक आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो बेनोटेस्के ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो पहला बदलाव हुआ वह सामंती व्यवस्था से प्रारंभिक आधुनिक व्यवस्था के बीच में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, और जो दूसरा बदलाव हुआ वह हुआ प्रारंभिक आधुनिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत किसका दबदबा था? निरंकुश राजतंत्र का दबदबा था। और ये प्रारंभिक आधुनिक जो व्यवस्था है ये किसके अंतर्गत बदली? ये आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत बदली, और इस आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो दबदबा है वो किसका है? वो पूंजीवादी राज्यों का दबदबा है। तो बेनोटेस्के का जो विश्लेषण है, बेनोटेस्के के विश्लेषण के अंतर्गत सामंती युग से आधुनिक युग की ओर जो बदलाव हुआ, इन बदलावों को 2 रूपों के रूप में समझाने का बेनोटेस्के प्रयास करता है। सामंती से प्रारंभिक आधुनिक के बीच में बदलाव और प्रारंभिक आधुनिक से आधुनिक व्यवस्था के बीच में बदलाव। इस तरीके से आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी राज्यों की जो प्रभुत्व है उसको देखा जा सकता है। बेनोटेस्के यह कहता है कि यह परिवर्तन है, यह क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि परिवर्तन की ये जो 2 अवधियां हैं, सामंती और प्रारंभिक आधुनिक और आधुनिक, इन 2 अवधियों में जो परिवर्तन है ये धीरे धीरे परिवर्तन की अवधि थी, जिसके दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक से अधिक प्रकार के जो एक्टर्स है वो शामिल थे। पहला जो परिवर्तन हुआ सामंती और प्रारंभिक आधुनिक के बीच में, यहाँ जो एक्टर्स थे वो कौन थे? वो थे सामंती और निरंकुश राज्यों का मिश्रण। यानी पहले बदलाव के अंतर्गत सामंती राज्यों और निरंकुश राज्यों का मिश्रण है वो देखा जा सकता है, और दूसरा जो बदलाव हुआ प्रारंभिक आधुनिक और आधुनिक के बीच में, यहाँ पर निरंकुश और पूंजीवादी राज्यों का मिश्रण है वो देखा जा सकता है। तो बेनोटेस्के ये कहता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत बदलाव हुआ, इसके अंतर्गत मिक्स्ड एक्टर को देखा जा सकता है, मिश्रित अभिनेताओं को देखा जा सकता है। तो ये जो 3 अवधियां हैं, सामंती, प्रारंभिक आधुनिक और आधुनिक, इन तीनों अवधियों में से प्रत्येक के दौरान
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अगर हम चलन देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन देखें, तो इन तीनों अवधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन है वो अलग अलग था। और ये जो संचालन है ये किस पर आधारित था? ये सोशल प्रॉपर्टी रिलेशंस के ऊपर आधारित था, सामाजिक संपत्ति के ऊपर आधारित था। यानी सामाजिक संबंधों को समझे बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन को नहीं समझा जा सकता। तो प्रत्येक युग के अंतर्गत ये जो प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये किसका प्रदर्शन करता है? यह सामाजिक संपत्ति संबंधों के प्रभुत्व का ही प्रदर्शन करता है। बेनो टेस्के की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह द माइथ ऑफ 1648 के अंतर्गत क्या हुआ? 1648 के अंतर्गत वेस्टफीलिया की संधि हुई और ये माना जाता है कि आधुनिक राज्य की शुरुआत है वो वेस्टफीलिया की संधि के माध्यम से हुई। तो बेनो टेस्के की जो पुस्तक है द माइथ ऑफ 1648 क्लास जियोपॉलिटिक्स एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन, ये पुस्तक 2003 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत ये सारा विश्लेषण किया बेनो टेस्के ने और बेनो टेस्के का ये मानना है कि वेस्टफीलिया की संधि के माध्यम से आधुनिक राज्य की जो शुरुआत का तर्क दिया जाता है और ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतकारों द्वारा वेस्टफीलिया की संधि को आधार मान करके ही आधुनिक राज्य की शुरुआत मानी जाती है। यह केवल एक मिथक है और बेनो टेस्के ये कहता है कि वेस्टफीलिया की संधि के माध्यम से निरंकुशता की स्थापना हुई, आधुनिक राज्य की स्थापना नहीं हुई, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना नहीं हुई, बल्कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो स्थापना है वो पूंजीवादी राज्य की स्थापना के माध्यम से हुई। और जो पहला पूंजीवादी राज्य था वो कौन था? पहला पूंजीवादी जो राज्य था वो बेनो टेस्के के अनुसार ब्रिटेन था। तो बेनो टेस्के का यह विश्लेषण है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था केवल प्रथम पूंजीवादी राज्य की उपस्थिति के साथ ही उभरने लगी। और ये कब उभरी? यह पूंजीवादी राज्य के रूप में उभरी और 17वीं शताब्दी के अंतर्गत उभरी। और जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इसका जो प्रमुख घटक है वो कौन है? पूंजीवादी राज्य है। तो बेनो टेस्के वेस्टफीलिया की संधि के माध्यम से आधुनिक राज्य की शुरुआत, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत का खंडन करता है और बेनो टेस्के ये मानता है कि आधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो पूंजीवादी राज्य की उत्पत्ति के माध्यम से हुई और पहला पूंजीवादी राज्य था ब्रिटेन। वेस्टफीलिया की संधि तो उस बिंदु का गठन करता है जिस पर पूंजीवादी राज्यों के बजाय किसकी स्थापना हुई? निरंकुशता की स्थापना हुई, तानाशाही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना हुई और वेस्टफीलिया के माध्यम से निरंकुश और तानाशाही जो कर्ता थे ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत उभरे। तो वेस्टफीलिया को प्रारंभिक आधुनिक के रूप में देखने का बेनो टेस्के प्रयास करता है, आधुनिक के रूप में देखने का बेनो टेस्के प्रयास नहीं करता है। तो वेस्टफीलिया की जो संधि का विश्लेषण किया जाता है सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, उसका बेनो टेस्के खंडन करता है और बेनो टेस्के ये कहता है कि वेस्टफीलिया की संधि के माध्यम से निरंकुश कर्ता उभर करके आए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत। यहाँ से प्रारंभिक आधुनिक की शुरुआत हुई। बाद में जब प्रारंभिक आधुनिक से आधुनिक की ओर संक्रमण हुआ तो फिर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और ये कैसे हुई? ये पूंजीवादी राज्य की उपस्थिति के साथ में हुई और 17वीं शताब्दी के बाद से पूंजीवादी राज्य प्रमुख राज्य बन गया है। तो इस प्रकार बेनो टेस्के सामाजिक संपत्ति के संबंधों के चरित्र में विकास को प्रतिबिंबित करते हुए तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रथाओं के अंतर्गत पूंजीवादी राज्य, पूंजीवादी चरित्र के माध्यम से बदलाव है वो देखा जा सकता है। तो इस तरीके से नव मार्क्सवादी सिद्धांतकारों ने बिल वारन, जस्टिन रोजेनबर्ग और बेनो टेस्के ने मार्क्स के मूल आइडिया का इस्तेमाल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत बदलाव की चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो बदलाव आता है उसकी भूमिका के बारे में विश्लेषण करने का प्रयास किया। सभी मार्क्सवादी
सिद्धांतकार नव मार्क्सवादियों सहित सभी का मूल मकसद और अंतिम उद्देश्य यही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत की बहुत सारी धाराएं हैं, उन धाराओं का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है इन सभी का अंतिम उद्देश्य है एक साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना। और इस अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के अंतर्गत ही दुनिया के अंतर्गत शांति की खोज करने का मार्क्सवादी सिद्धांत है वो प्रयास करता है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से हमने नव मार्क्सवादी 3 सिद्धांतकारों को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो नव मार्क्सवाद का सिद्धांत है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।